नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका। आज हम लॉ की दुनिया के एक ऐसे कोर कॉन्सेप्ट को चीरने वाले हैं जिसके बिना कानून अधूरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की। आई नो ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, आमतौर पर स्टूडेंट्स इसमें उलझ जाते हैं, बट मेरी गारंटी है इस एक्सप्लेनर के अंत तक आपके सारे डाउट्स धुएं की तरह उड़ जाएंगे। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। सोच के देखिए, कानून है क्या? सिर्फ कुछ शब्द, राइट, जो किताबों में लिखे हैं। लेकिन इन शब्दों को लिखता कौन है? और उससे भी बड़ा सवाल, इन लिखे हुए शब्दों का असली मतलब क्या है? इन्हीं दो बुनियादी सवालों के जवाब आज हम इस सफर में ढूंढने निकले। तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। पहले हम समझेंगे लॉ मेकिंग के 3 पिलर्स को, फिर लॉ के पीछे की फिलॉसफी क्या है, उसके बाद लिखे हुए कानून यानी स्टैट्यूट्स को डिकोड करेंगे और फाइनली एक क्विक नॉलेज टेस्ट। रेडी? लेट्स डाइव इन। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अगर कानून को समझना है तो पहले उसके बनाने वालों को समझना पड़ेगा, राइट? हमारे सिस्टम में पावर को 3 मेन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। चलिए इन 3 पिलर्स को एक एक करके आसानी से समझते हैं। पहला पिलर, द लेजिस्लेचर। सिंपल भाषा में ये हैं लॉ मेकर्स। इनका काम है नए कानून बनाना, पुराने कानूनों को बदलना या उन्हें हटाना, और ये पावर इन्हें मिलती है सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल्स 245 टू 255। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा पार्लियामेंट है उसने कंपनीज एक्ट 2013 बनाया, दैट्स द लेजिस्लेचर इन एक्शन। अब दूसरा पिलर, द एग्जीक्यूटिव। इनको समझिए लॉ एनफोर्सर्स। लेजिस्लेचर ने कानून बना तो दिया, पर उसे जमीन पर लागू कौन करेगा? यही काम है एग्जीक्यूटिव का। ये वो पूरी मशीनरी है जो कानून को किताबों से निकालकर रियलिटी में लाती है। इसका सबसे सीधा सा एग्जाम्पल, हमारी पुलिस फोर्स, वो क्रिमिनल लॉ को इन्फोर्स करती है। और अब तीसरा और शायद सबसे क्रूशल पिलर, द जुडिशरी। ये है लॉ इंटरप्रेटर्स। इनका काम है ये देखना कि कानून में लिखे शब्दों का आखिर मतलब क्या है, और इससे भी इम्पोर्टेंट ये चेक करना कि कोई भी कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है या नहीं। इसके पावर का अंदाजा आपको ऐतिहासिक केशवानंदा भारती केस से लग जाएगा। ओके, एग्जाम टाइम। आप सबके लिए एक सुपर पावरफुल मेमोरी हैक। इसे बस दिमाग में फिट कर लीजिए। द LMJ फॉर्मूला। सिंपल, L फॉर लेजिस्लेचर, ये लॉ मेक्स करते हैं, M फॉर मशीनरी यानी एग्जीक्यूटिव, ये लॉ को एनफोर्स करते हैं, और J फॉर जुडिशरी, ये लॉ के मीनिंग को जज करते हैं। LMJ मेक्स, मशीनरी, जजेस। इजी पीजी। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि कानून कौन बनाता है, लेकिन क्यों बनाता है? मतलब लॉ बनाने के पीछे गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? आखिर लॉ का मकसद क्या है? चलिए अब कानून की आत्मा, उसकी फिलॉसफी को टटोलते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। इसका फंडा बिल्कुल सिंपल है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। मतलब कोई भी लॉ ऐसा बनना चाहिए जिससे समाज के ज्यादातर लोगों का भला हो। इट्स ऑल अबाउट स्ट्राइकिंग दैट परफेक्ट बैलेंस, एक इंसान की आज़ादी और पूरी कम्युनिटी के भले के बीच। लेकिन इस ग्रेटेस्ट गुड को अचीव कैसे करें? यहाँ पर दो लीगल जायंट्स, दो बड़े थिंकर्स की सोच आपस में टकराती है। एक तरफ है जॉन रॉल्स। उनका कहना था कि स्टेट को सबसे पहले समाज के सबसे कमजोर, सबसे पिछड़े हुए लोगों की चिंता करनी चाहिए। और दूसरी तरफ है रॉबर्ट नॉजिक। वो कहते थे, नो, इंडिविजुअल लिबर्टीज एवरीथिंग, स्टेट का इंटरफेरेंस बिल्कुल मिनिमल होना चाहिए। और मजेदार बात यह है कि इंडियन लॉ में आपको इन दोनों की छाप दिखेगी। रिजर्वेशन जैसी वेलफेयर पॉलिसीज रॉल्स की सोच से आती हैं, तो फ्री मार्केट और कॉन्ट्रैक्ट फ्रीडम के लॉज नॉजिक की। और हाँ, इसके लिए भी एक किलर मेमोरी ट्रिक है, एग्जाम में जरूर काम आएगी। बस याद रखिए, रॉल्स साउंड्स लाइक रेज, सो रॉल्स इक्वल्स रेज द वीक, सिंपल। और नोजिक साउंड्स लाइक नो, सो नोजिक इक्वल्स नो इंटरफेरेंस। आई प्रॉमिस इसके बाद आप इन दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑलराइट, सो हमने लॉ मेकर्स और उनकी फिलॉसफी को कवर कर लिया है। अब चलते हैं इस एक्सप्लेनर के सेकंड, इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट पर। सोचिएगा, लॉ लिख तो दिया गया, बट अब उस लिखे हुए लॉ का मतलब कौन और कैसे निकालेगा? टाइम टू डीकोड द रिटन लॉ यानी स्टैट्यूट्स। तो सबसे पहला सवाल, ये स्टैट्यूट आखिर है क्या? सिंपल वर्ड्स में, अ स्टैट्यूट इज जस्ट अ फॉर्मल रिटन लॉ जो लेजिस्लेचर बनाती है। इसकी 3 खास बातें हैं। ये रिटन फॉर्म में होता है, ये सब पर बाइंडिंग होता है, और कोर्ट्स इसको एनफोर्स कर सकती हैं। द क्लासिक एग्जाम्पल, हमारा इंडियन पीनल कोड 1860,
ये एक स्टैट्यूट है। लोग अक्सर स्टैट्यूट लॉ और कॉमन लॉ में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट्स क्लियर दिस अप वंस एंड फॉर ऑल। देखिए, स्टैट्यूट लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। और ये लिखा हुआ होता है, यानी कोडिफाइड। इसके ऑपोजिट कॉमन लॉ कौन बनाता है? कोर्ट्स, अपने जजमेंट से। और ये लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि प्रेसिडेंट्स यानी पुराने फैसलों पर चलता है। सो स्टैट्यूट लॉ इज रिजिड, कॉमन लॉ इज फ्लेक्सिबल। स्टैट्यूट्स भी है ना, अलग अलग फ्लेवर्स के आते हैं, और ये 5 टाइप्स तो हर लॉ स्टूडेंट को बिल्कुल ऑन टिप्स होने चाहिए। नंबर 1, कोडिफाइंग, जो बिखरे हुए लॉज को एक कोड में बांधता है, जैसे आईपीसी। 2, डिक्लेरेटरी, जो लॉ के किसी पॉइंट पर कंफ्यूजन को दूर करता है। 3, रिमीडियल, जो किसी पुराने लॉ की गलती को सुधारता है। 4, पीनल, जिसका काम है सजा देना। एंड 5, वेलफेयर, जो सोशल गुड के लिए बनाया जाता है। एंड यू गेस्ड इट, इसके लिए भी एक एग्जाम हैक है। रेडी? इट्स CDRPW. Come on, say it with me. CDRPW. Codifying, declaratory, remedial, penal, welfare. बस ये 5 लेटर्स और स्टैट्यूट्स के टाइप्स आपकी मुट्ठी में। Okay, now for a question that trips up even seasoned lawyers. Interpretation versus construction. फर्क क्या है? देखो, इंटरप्रिटेशन है शब्दों का असली मतलब ढूंढना। इट्स अबाउट फाइंडिंग द ट्रू लिटरल मीनिंग। पर कंस्ट्रक्शन का रोल तब आता है जब लॉ के लफ्ज थोड़े फजी हों, एम्बिगुस हों। तब हम उस मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं या बनाते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक कंफ्यूजिंग सिचुएशन में फिट हो सके। चलो, एक सुपर सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। कानून है नो व्हीकल्स इन द पार्क। सिंपल। अब इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन है कि भाई व्हीकल का मतलब हुआ ट्रांसपोर्ट के लिए बनी कोई मशीन। स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन अब आती है एक ट्रिकी सिचुएशन। क्या एक बच्चे की बाइसाइकिल एक व्हीकल है? इस सवाल का जवाब डिसाइड करना, दैट माय फ्रेंड्स इज कंस्ट्रक्शन। वाओ, हमने काफी ग्राउंड कवर कर लिया है। तो अब आर यू रेडी टू टेस्ट योर नॉलेज? चलिए एक क्विक रैपिड फायर Q&A राउंड खेलते हैं। मैं सवाल पूछूंगी और आप अपने मन में जवाब देने की कोशिश करना। लेट्स सी हाउ मच you've learned. Question number 1. Which body is responsible for implementing the laws? कानून को लागू कौन करता है? Got your answer? The correct answer is the executive. याद है ना हमारा LMJ formula? उसका M for machinery. Okay, next question. The Indian Penal Code, IPC. Is it a codifying statute or a remedial statute? The answer is it's a codifying statute. क्योंकि इसने इंडिया के सारे क्रिमिनल लॉज को एक सिंगल कोड में कंसोलिडेट किया। एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस राउंड, किस फिलोसोफर की थ्योरी रिजर्वेशन पॉलिसीज को सपोर्ट करती है? थिंक अबाउट इट। रेज द वीक? यस, इट्स जॉन रॉल्स। बिल्कुल सही, क्योंकि उनकी पूरी फिलॉसफी रेजिंग द वीकेस्ट पर ही तो बेस्ड है। फैंटास्टिक। अब टाइम फॉर अ 30 सेकेंड रैपिड रिविजन। सब कुछ एक साथ। 3 पिलर्स, LMJ, legislature, machinery, judiciary. 2 philosophers, Rawls, raise the weak, Nozick, no interference. 5 statute types, CDRPW, codifying, declaratory, remedial, penal, welfare. Boom, सब कुछ रिवाइज हो गया? तो दोस्तों, हमारा आज का सफर यहीं तक था, लेकिन मैं आपको एक सोच के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। एक कानून, उस कानून का एक सेंटेंस और उस सेंटेंस का सिर्फ एक शब्द। क्या उस एक शब्द की इंटरप्रिटेशन, आज़ादी और सजा, सही और गलत, लाइफ और डेथ के बीच का फर्क बन सकती है? इस पर जरूर सोच। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।